नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण की अपना पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको हिंदी व्याकरण की नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप लोग उसको बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक आज का है वो है हिंदी वर्णमाला। और मैं आपको हिंदी वर्णमाला से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, चाहे वह आपका यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जैसे एग्ज़ाम का थ्रो हो, आपका हिंदी वर्णमाला से जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा और आप अपने आप बिना किसी नोट्स के उसका आंसर देंगे, बिना रटे हुए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। तो हमें आपको हिंदी वर्णमाला की उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आप उसको बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और जो परिभाषा है वो यही है कि वर्णों की सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को या क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वो अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला दो अक्षरों से या दो प्रकार के अक्षर, हम कह सकते हैं दो प्रकार के अक्षरों से मिलकर बना है। पहला आपका है स्वर और दूसरा आपका है व्यंजन। चलिए तो हम आपको देखते हैं। तो हम आपको स्वर के बारे में कुछ ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा स्वर है ये 3 प्रकार से इसके भेद हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये हमारा स्वर है ये 3 प्रकार से इसके भेद हैं। मैं आपको उन तीनों भेदों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जहाँ आपको समझ में ना है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला जो है, एक तो हमारा होता है स्वर का भेद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद दूसरा हमारा है मात्रा की दृष्टि से स्वर के भेद, या मात्रा के आधार पर भी आप कह सकते हो। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। और तीसरा जो आपका है वो आपका है जिह्वा के उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर के भेद। जिह्वा के उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो आपके जो स्वर है ये 3 प्रकार से होते हैं। देखिए मैं पहला पकड़ता हूँ आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको भी आप देख लीजिए, जिसको आप लोग जानते भी हो और बोलते भी हो। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका आता है दीर्घ स्वर। और चौथा आपका आता है, तीसरा आपका आता है संयुक्त या संधि स्वर, जो उत्पत्ति के आधार से है या निर्माण के आधार से आप कह सकते हैं। जो आपके 11 स्वर होते हैं इन्हीं में आते हैं। इसमें वही 11 आते हैं, उसमें भी यही आते हैं। थोड़ा कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। बाकी वर्ण सब में एक आते हैं। आपको पता है मूल स्वरों की संख्या 4 होती है,
दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और यही आपके 7 और 4 11 मिलकर आपके बनते हैं स्वर, जिसमें आप बोलते हो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और यही संध स्वर में आपके इसी में से 4 वर्ण आते हैं, उसको भी आगे आपको बताऊंगा। 4 होता है लेकिन ये स्वर में नहीं गिना जाता क्योंकि ऑलरेडी 7 में इनकी गणना हो चुकी है। आइए देखते हैं इनमें 4 में कौन कौन से आते हैं। आपका आता है ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। और इसमें आपका आता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपके साथ आते हैं दीर्घ में और यही 4 अंत में आपका जाते हैं संयुक्त स्वर या संध स्वर में। ए, ओ, औ। यही 4 आपके इसमें जाते हैं। लेकिन आप एक बार फिर सुन लीजिए कि जिस स्वर में गणना होती है स्वरों की वो यही 4 ये और साथ ही यही 11 आपकी गणना में आते हैं। 11 आप इसको मत गिनिएगा। अब आपको बताते हैं मात्रा की दृष्टि से। तो आपका जो मात्रा की दृष्टि से आता है वो आपका आ जाता है, मात्रा की दृष्टि से आपका आता है पहला जिसमें 1 मात्रा का समय लगी, दूसरा जिसमें आपका 2 मात्रा का समय लगी और तीसरा आपका आता है जिसमें 3 मात्रा का समय लगी। 1 मात्रा में आपका आता है यही मूल 4 स्वर और 2 मात्रा में आपका आता है यही और 3 मात्रा में आपका जाता है ओम, जिसको आप संस्कृत में बोलते हो प्लुत। इसमें अगर आप लिखना चाहें ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इसमें आप अगर लिखना चाहें दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ, ए, ओ, औ। ये इतने आ जाते हैं आपके मात्रा की दृष्टि से। और तीसरा आपका बचता है जिह्वा के उच्चारण स्थान की दृष्टि से। तो आपको पता है इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला आपका आ जाता है इसका अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा आपका जाता है पश्च स्वर। इसके 3 पार्ट यानी 3 भेद इसके, 3 भेद इसके और 3 भेद इसके। एक बार आप फिर से देखिए, हिंदी वर्णमाला में 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है स्वर और दूसरा आपको पढ़ना है व्यंजन। तो अभी हम व्यंजन को न पढ़कर स्वर को पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर के 3 भेद होते हैं और उन तीनों के 3-3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं और उन तीनों के भी 3-3 भेद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए हमने माना कि वर्णमाला की शादी हो गई है, थोड़ा पहुँचाने के लिए वर्णमाला की शादी हो गई है और स्वाभाविक है शादी होगी तो बच्चे होंगे। तो इन वर्णमाला की जब शादी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए। एक हुआ उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हुआ मात्रा के आधार पर और तीसरा हुआ जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। बात समझिए, वर्णमाला की शादी हुई, 3 बच्चे हुए। पहले का नाम रखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरे का रखा मात्रा के आधार पर और तीसरे का जो नाम उसने रखा जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उसने जब इन तीनों की शादी की, भाई ये तो शादी की, इनके 3 बच्चे हुए और जब इन्होंने शादी की तो इनके भी 3 बच्चे हुए, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। तो जो पहला हुआ, जब पहले की शादी हुई तो इसने अपने तीनों बच्चे के नाम रखे। पहले का नाम रखा मूल स्वर, दूसरे का दीर्घ स्वर और तीसरे का संयुक्त स्वर। और आपको पता है कि मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। फिर दीर्घ स्वर जो उसका दूसरा बेटा है उसके अंतर्गत 4 और संध स्वर या संयुक्त स्वर के अंदर 4 वर्ण। यही 4 उठ के बाद में यही चले जाते हैं जिसको आप संधि स्वर बोलते हो। इसको आपको संधि बताएंगे कैसे होता है। आइए उसके बाद दूसरे को देखते हैं। दूसरा बेटा जो वर्ण का है वो मात्रा के दृष्टि के आधार से, इसके भी 3 भेद। बात समझिए, इसने शादी की, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तीसरा हुआ, कुल 3 बेटे हुए।
और जब पहले बेटे की शादी की, इसके भी 3 हुए बच्चे, इसके भी 3 हुए बच्चे और इसके भी हुए 3 बच्चे, तो इन तीनों के 3-3 बच्चे हुए। तो जो पहला उत्पत्ति के आधार पर है उसका जब शादी किया तो उन्होंने 3 बच्चे हुए। पहले का नाम क्या रखा? मूलस्वर, दूसरे का दीर्घ, तीसरे का संयुक्त। मात्रा के दृष्टि के आधार से इसके भी 3 हुए। पहले का नाम रखा एक मात्रा जिसका समय लगा 1 मात्रा, दूसरे को 2 मात्रा का समय लगा तो 2 मात्रा, और तीसरे में 3 मात्रा का समय लगा तो 3 मात्रा। अब उसके बाद छोटे की शादी हुई जीवा के आधार वाले पर, तो उसके भी 3 हुए। उसमें आप एक आ जाता है अग्रस्वर, एक आ जाता है आपका मध्य स्वर और एक आ जाता है पश्च स्वर। तो अब जब इसकी शादी हुई तो इसके भी 3 हुए। इसका एक याद करने का ट्रिक है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो आप कमेंट में बताइएगा, उस ट्रिक को हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी भी समझिए, आपका जो ह्रस्व आ है वो आपका आ जाता है मध्य में, बाकी आपका बचता है छोटी ई जिसको आप बोलते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई, आपका ए और आपका ए और ऐ आपका आ जाता है पश्च स्वर में। बाकी जितने स्वर बचते हैं इसमें से आपके आते हैं इसमें आपका दीर्घ आ हो गया, आपका ऊ हो गया ह्रस्व, ऊ हो गया दीर्घ, और आपका हो गया ओ, और आपका हो गया औ। ये आपका आ जाता है अग्रस्वर में। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए। वर्णमाला की शादी होती है, इसके 3 बेटे होते हैं, इन तीनों के 3-3 होते हैं। और जब इसका जो पहला बेटा हुआ उसकी शादी, उसके जो 3 हुए, पहले का नाम उसने रखा मूल स्वर, दूसरे का रखा दीर्घ स्वर और तीसरे का रखा संयुक्त या संध स्वर। उसके बाद मात्रा के दृष्टि के आधार पर जब इसके 3 हुए तो उसने पहले का नाम रखा 1 मात्रा का समय, दूसरे का रखा जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, और तीसरे में उसने रखा जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। और जब जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर किया तो उसने एक पहले का नाम अग्रस्वर रख दिया, दूसरे का मध्य स्वर रख दिया और तीसरे का पश्च स्वर रख दिया। और आपको पता है मध्य स्वर में आपका ह्रस्व आ जाता है, पश्च स्वर में आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए आ जाता है, और अग्र स्वर में आपका आ, ह्रस्व उ, आपका दीर्घ आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, और आपका ओ आ जाता है। अगर आप इतने की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको इतना यकीन दिलाऊंगा कि आपको वीडियो समझ में आएगा, और क्यों नहीं आएगा, जिस चीज़ के लिए हम लगातार मेहनत करेंगे वो आएगा, जरूर आएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अब इसके बाद आपका एक बचता है अंग आहा, उसकी गणना कहाँ होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे तो हम आपको बताते हैं इसमें से आपका जो आहा बचता है वो कहाँ जाता है, उसकी गणना कहाँ की जाती है। कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर संस्कृत में ज़्यादा बताया जाता है कि अयोगवाह 4 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। तो आपको जी बिल्कुल सही बताया जाता है, हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं और संस्कृत में आपके अयोगवाह 4 होते हैं। तो जब आपको संस्कृत पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताएंगे, और आपको अभी हिंदी पढ़ा रहे तो आपको हिंदी में बताएंगे। हिंदी में अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह हिंदी में आपका अयोगवाह होता है 2। एक को आप बोलते हो अनुस्वार और एक को आप बोलते हो विसर्ग। अनुस्वार जो होता है किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, जिसका चिन्ह आप इसको बोलते हो मार, और आपका विसर्ग होता है जो ये होता है। जैसे आप लगाते हो किसी किसी वर्ण पे, एग्जाम्पल देखें, जैसे आप लोग लिखते हो पतंग, ता और गा के बीच में जो ये है बिंदी टाइप में, यही आपका होता है अनुस्वार। और जैसे आप लिखते हो अंत, आ और ता के बीच में जो आप लगाते हो तो यही आपका होता है विसर्ग, अनुस्वार। और जो आपका विसर्ग होता है, जैसे आप लिखते हो दुख, कुछ इस टाइप में जो ये होता है। या संस्कृत में जैसे आप लगाते हो लास्ट में विद्यालय, गच्छता वगैरह वगैरह, तो विसर्ग आपका किसी भी वर्ण के अंत में आता है, बीच में भी आता है। अब यहाँ देखा जाएगा तो द के अंत में है
और खा के पहले, तो ये अलग टॉपिक हो जाता है। ये कहाँ कैसे लगता है इसको आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि जो ऊपर लगता है एक बिंदी के साथ वो आपका अनुस्वार होता है, और जो खड़ी लाठी टाइप में लगता है इस टाइप में वो आपका होता है विसर्ग। तो ये हो जाते हैं क्या होगा। इनकी गणना स्वर में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हमको आपको पता है कि हमारा हिंदी व्याकरण संस्कृत के व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि के ग्रंथों से लिया गया है, और उनके जो महेश्वर सूत्र हैं उनके महेश्वर सूत्रों में अयोग वा की गणना नहीं की गई है, इसलिए इन्हें स्वर में नहीं रखा जाता। और संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। क्यों होती है उसका टॉपिक में बात करेंगे जब संस्कृत पढ़ाएंगे। अभी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप इतना समझिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, और हिंदी के वर्णमाला से कितने प्रश्न बन सकते हैं हम उसको आपको अभी आगे बताएंगे। और आपके मन में और कोई प्रश्न उठता है, कोई भी समस्या होती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको समस्या को दूर करेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक वर्णमाला का है व्यंजन, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, अब व्यंजन में हमें आपको पता है कि व्यंजन हमको आपको रटना नहीं है। व्यंजन हमको आपको रटना नहीं है, क्योंकि वो हमको आपको बचपन से ही पता है। वो है क्या? आपका का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, ता, था, दा, धा और न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, स, ह, छ, त्र और ज्ञ। आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें हमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आप लोग स्वर और व्यंजन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें इसके भेद क्या है बस वही हमको ध्यान देना है, जो कि हमने आपको स्वर के बारे में बता दिया है। और स्वर से ज़्यादा आसान है व्यंजन। जो हमने इसको कॉलम में बंद किया है ये आपका हो जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अभी आप इसको देखिए, पहले जो छोटा है इसको आप बोलते हो अंतःस्थ व्यंजन, इसको आप बोलते हो ऊष्म व्यंजन जो सबको पहले से पता है, इसको आप बोलते हो संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या आपकी 4 होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 3 होती है। कहीं कहीं आपको 4 भी लिखा मिलेगा, लेकिन आपको लिखना कितना है या आपको जानना कितना है ये आप अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ पाएंगे। किसी में आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा, किसी में आपको 4 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मूलतः ये होते हैं आपके 3। आप 4 भी जानते रहिए, क्योंकि कहीं कहीं 4 मिलता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे एस-टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, जो वर्णमाला से सवाल बनने हैं यही से बनने हैं। कैसे बनेंगे, कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आप इस संयुक्त व्यंजन को समझिए, तो आपका जो ये संयुक्त व्यंजन है, अगर आपको ऑप्शन में 3 मिलता है तो पहली प्राथमिकता आप 3 को देंगे, और अगर आपको ऑप्शन में 3 नहीं मिलता है तब आप प्राथमिकता 4 को देंगे। फिर समझ लीजिए, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, उसमें आपको अगर ऑप्शन में 3 दिखता है तो आप पहली प्राथमिकता 3 को देंगे, और जब आपको 3 ऑप्शन में ना मिले तब आप 4 को प्राथमिकता देंगे। अब आप देखिए, का से लेकर मा तक, आपका का से लेकर मा तक होता है स्पर्श व्यंजन। इसमें आपको क्या रखना था बताइए आप लोग, और जिसको समझ में ना आए वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये पहली वीडियो हो,
पहले वीडियो है। अगर इसमें आपको कोई कमी लगे तो आप उसको भी बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग का सहयोग मिलता रहे। चलिए देखिए, स्पर्श व्यंजन का से मां तक आपका स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। आपको पता है का से लेकर अंगा तक, चा से लेकर इया तक, ता से लेकर आड़ा तक, ता से लेकर ना तक और पा से लेकर मा तक। एक एक लाइन में 5 वर्ण हैं। कितने कितने? 5 5। टोटल कितने हो गए? 5 5 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। अब इनका भी थोड़ा कुछ नाम हो जाता है। ये जो आपका का से लेकर अंगा तक है, इनको बोला जाता है का वर्ग। और जो ये चा से लेकर इया तक है, इसको बोला जाता है चा वर्ग। और जो आपका टा से लेकर अण तक है, इसको बोला जाता है टा वर्ग। और आपका जो ता से लेकर ना तक है, और जो आपका ता से लेकर ना तक है, इसको बोला जाता है ता वर्ग। और जो आपका पा से लेकर मा तक है, इसको बोला जाता है पा वर्ग। इसको बोला जाता है पा वर्ग। अब इसमें आपको क्या समझ नहीं आया बताइए? आपको पहले से रटा था, सिर्फ आपको नामकरण करना था। आप अपने सिर्फ दिमाग से एक बार सोचिए, का से लेकर 25 वर्ण, का से लेकर मा तक 25 वर्ण, इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। या से लेकर वा तक 4 वर्ण, इसको बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। और सा से लेकर हा तक 4 वर्ण, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। और छा से लेकर ज्ञ तक 3 वर्ण, छ त्र ज्ञ, आपका होता है संयुक्त व्यंजन। टोटल आपके व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33। 25 4 29, 29 4 33। इसको काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये संयुक्त वर्ण में आ जाता है। जैसा कि आपका संयुक्त स्वर में नहीं काउंट किया गया था ए ओ, वैसे ये भी वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। उस कौन कौन से होते हैं, आपको इसको पूरा पढ़ाने के बाद एक बार पूरा चार्ट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से 52 वर्ण होते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट्स बना लीजिएगा, जैसा भी आप समझिएगा। बाकी आप भी समझिए कि आपके जो स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 3 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यंजन है जिसका वर्णमाला, वैसे कौन से व्यंजन है जिनकी गणना वर्णमाला में नहीं की जाती? तो आपको पता है संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों की गणना हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती। आप समझिए, संयुक्त व्यंजन ऐसे वर्ण हैं और संयुक्त स्वर एक ऐसा वर्ण है जिसकी गणना हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 2 उपच्छिद व्यंजन हो जाते हैं जिनकी गणना वर्णमाला में की जाती है। टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं उसको आपको आगे बताएंगे। चलिए, आपको इतना पता लग गया, अच्छी बात है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हिंदी वर्णमाला से इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न बनते हैं हम आप उसकी चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम अब चर्चा करते हैं इसमें से बनने वाले प्रश्नों की। आइए देखते हैं इससे हमारे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम को लेकर। चलिए देखते हैं परीक्षा में बनने वाले प्रश्न। परीक्षा में वर्णमाला से बनने वाले प्रश्न। अभी आपको उच्चारण स्थान बताएंगे, तो उससे बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे बनने वाले प्रश्नों की चर्चा वहाँ करेंगे। अभी आपने पढ़ा है स्वर और व्यंजन। तो हमारे स्वर और व्यंजन से कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसलिए सबसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। आपको पता है हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और 11 कौन कौन से होते हैं? 4 आपके हो जाते हैं हर्ष स्वर,
और 7 आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। चलिए अब इसमें से आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, मूल स्वरों की संख्या होती है या ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, तो आपको पता है वही आपका मूल स्वर है, वही आपका ह्रस्व स्वर है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो आपको अभी हमने बताया कि इसकी संख्या होती है 4, जिसको आप मूल स्वर बोल सकते हो या आप जिसको ह्रस्व स्वर बोल सकते हो। अगला प्रश्न बन सकता है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? या इसमें से पहचानिए कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। आपसे ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। तो आपको पता है दीर्घ स्वर में आपका हरा दीर्घ आता है, दीर्घ ई आती है, दीर्घ उ आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है और औ आता है। आपको 7 पता है, उसमें से पहचानना है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से मूल स्वर नहीं है। जब आपको 4 मूल स्वर पता है, कि आपको पता है आपके जो मूल स्वर होते हैं आपके होते हैं आ, ई, उ और री। अब इनके अलावा कोई भी आए वो आपका मूल स्वर नहीं होगा। अब इन स्वरों का भेद, अभी इन वर्णों के स्वर के वर्णों के भेद के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको पता है कि आ के कितने भेद होते हैं, ई के कितने भेद होते हैं। आ 18 होता है, 18 भेद होते हैं। ई के भी 18 भेद होते हैं, ऊ के भी 18 भेद होते हैं, री के भी 18 भेद होते हैं। और उसके बाद ए ओ के 12 भेद होते हैं। वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी चर्चा आपसे आगे करेंगे। अभी आप इसमें बनने वाले प्रश्नों को देखिए। जैसे आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है या दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है आपकी 7। अब इसमें से 3 प्रश्न हो गए, इसी हिसाब से प्रश्न बन जाएगा। आप मूल स्वर पहचानिए या इसमें से मूल स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर पहचानिए या दीर्घ स्वर नहीं है। ऐसे कुछ आपसे प्रश्न किया जा सकता है। और जब आपको उसके नॉलेज के बारे में जानकारी होगी, उस टॉपिक के विषय में आपको जानकारी होगी, तो आपसे प्रश्न कहीं भागने वाला नहीं है। चलिए कुछ देखते हैं, वर्णों से बनने वाले प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। आपको पता है 25, का से लेकर मा तक 25। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, अंत अस्त बिंदु वर्णों की संख्या कितनी होती है या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंत अस्त के बीच में लगने वाला 2 बिंदु, इसी को आप बोलते हो विसर्ग, जो भी आपने आयोग में पढ़ा था। अंत अस्त आप इसको आधान के रूप में भी लिख सकते हो। क्यों लिखा जाता है आपको इसको संधि में बताएंगे। अंत अस्त व्यंजनों की संख्या होती है। हमने यहाँ पर संख्या भूल गए हैं, आप लिख लीजिएगा। अंत अस्त वर्णों की संख्या होती है। तो आपको पता है अंत अस्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 4। कौन कौन से? या, रा, लावा। चलिए अब आपसे अगला प्रश्न किया जा सकता है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपसे प्रश्न कर सकता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है। तो आपको पता है ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? श, 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 हा। आपसे अगला प्रश्न कर सकता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने आपको पहले बताया था, अगर आपको ऑप्शन में 3 दिखता है तो पहली प्राथमिकता आप 3 को देंगे, और जब आपको ऑप्शन में 3 नहीं दिखता है तब आप अगली प्राथमिकता 4 को देंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है?
ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 3 है तो आप पहले प्राथमिकता 3 को देंगे, जब 3 नहीं है तो 4 को देंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? आपका आता है छ, आपका आता है त्र, आपका आता है ज्ञ। और 3 ऑप्शन में नहीं होगा तो जो चौथा आपका बनता है वो बनता है आपका छ, आपका बनता है त्र, आपका बनता है ज्ञ, और आपका अंत वाला बनता है श्रा। जो आप श्री वगैरह लिखते हो या श्रृंगार वगैरह लिखते हो वो। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलिए हम आप देख लेते हैं ये संयुक्त व्यंजन क्यों, किस लिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका छा है तो आपका छा जो बना है वो बना है का और सा से। आपका जो त्र है वो बना है ता और रा से। और आपका जो ज्ञ है वो बना है जा और इया से। और आपका जो स्रा है ये बना है, ये आपका बना है श और रा से। अगर आप इनके का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में या व्यंजनों में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? तो आपको पता हो तो हिंदी वर्णमाला में सबसे अंतिम वर्ण म होता है। क्यों होता है इसकी चर्चा में इसके बाद करेंगे। अगर आप इनके का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे अंतिम आने वाला वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है कि आप चलिए हिंदी वर्णमाला में या व्यंजन में भी आप कह सकते हो, हिंदी वर्ण व्यंजन में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? हम आपको एक परीक्षा की दृष्टि से नहीं, एक अध्यापक की दृष्टि से, कि आप भी एक अध्यापक हैं। और अध्यापक वो नहीं होता कि जैसे विद्यालय में पढ़ाए, अध्यापक वो भी होता है जो बाहरी समाज में अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, घर में किसी को भी जानकारी दे या पढ़ाना चाहे तो ज्ञान होना ज़रूरी है। हम आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाते हैं तो 1 लाइनर बताते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन आपको पूरा डीप बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जब आपको उसके संपूर्ण विषय के बारे में जानकारी होगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा जो वर्णमाला है यही है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 हा, छ, त्र, ज्ञ। यही आपके हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में या व्यंजन में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है कि जो आपके ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। अभी हमने आपको पहले बताया था। तो ये जिन वर्णों से मिले हैं इनका जो प्रारंभिक वर्ण है ये उन्हीं के बगल एडजस्ट हो जाते हैं, उन्हीं के बगल इनका वास्तविक स्थान होता है। लेकिन हमारे वर्णमाला में हमें बचपन में लर्न कराने के लिए, पढ़ाने के लिए इनको अंतिम में कर दिया जाता है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से इनका स्थान जहाँ पर है वहाँ होता है। जैसे छा बना किससे था? आपका का और सा से, तो ये छा आपका चला जाता है यहाँ का के बीच में, इसका स्थान यहाँ हो जाता है। त्र आपका बना है त्र आपका बना है ता और रा से, तो इसका स्थान चला जाता है यहाँ पर ता के बगल में। उसके बाद आपका बचता है ज्ञ, ये बना है आपका जा और इया से,
तो ये चला जाता है यहाँ। तो अब आपके वर्णमाला में शन से अंतिम अक्षर जो बचता है, अब हम इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं तो सबसे अंतिम वर्ण जो बचता है वो आपका बचता है हा। तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में जो सबसे अंतिम वर्ण होता है वो आपका होता है हा। और इसी तरह हमारा आ का भी है। आगे हमारे 18 भेद होते हैं, उसमें कौन सा आएगा उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, इसके लिए उसको आपको बाद में बताएंगे और बताएंगे ज़रूर। अब इसको आप समझिए। इसके बाद आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बता देते हैं, और इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उच्चारण स्थान। उसका तो हम आपको इतना आसान ट्रिक बताएंगे कि आपको सिर्फ वही ट्रिक याद करना पड़ेगा और जीवन भर के लिए आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपका। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें वर्णमाला के उच्चारण स्थान से 1 नंबर 2 नंबर ना आए, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना है। आता इनमें से भी है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों टॉपिक से लगभग जितने सवाल बनने थे हमने आपको बता दिए। और 1-2 सवाल है जो आपको जानना, जान लीजिए। जो आपका हिंदी वर्णमाला में चा से इया तक के वर्ण होते हैं, अब इसको देख लीजिए, चा से इया तक, जबकि ये पूरा का से मा तक आपका होता है स्पर्श व्यंजन, लेकिन जो आपका चा से इया तक होता है इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है, तो आपको पता है इसकी संख्या होती है 4। इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। और इसी को आपका ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है, जो आपके 4 वर्ण होते हैं। इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। और हमें आपको पता भी होगा कि जो हमारा अल्प प्राण और महाप्राण है वो संस्कृत के प्रयत्न से लिया गया है, और आपको पता है, नहीं पता हो तो जान लीजिए। प्रयत्न जो होता है संस्कृत में 2 होता है, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो हमारे अभ्यंतर और नहीं पढ़ना है, बाह्य भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण पढ़ना है, सघोष और अघोष पढ़ना है। तो हम इन्हीं चारों की चर्चा करते हैं। जब संस्कृत पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे वो क्या है, कैसे है। चलिए हम बात करते हैं अल्प प्राण की और महाप्राण की। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में कौन कौन से हमारे वर्ण आएंगे? महाप्राण में। महाप्राण और प्राण का मतलब है, पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए, रटना नहीं, आप समझिए। अल्प का मतलब क्या होता है आपको पता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और महा का मतलब होता है ज्यादा, प्राण का मतलब वायु, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से वायु कम मात्रा में निकले, उन्हें बोला जाता है अल्प प्राण। और जिनका उच्चारण करने में वायु हमारे मुख से ज़्यादा निकले, उन्हें बोला जाता है महाप्राण। अब इसमें भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कौन से वर्ण आपके अल्प प्राण में आएंगे और कौन सा वर्ण आपका महाप्राण में आएगा। चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है हमको, वैसे वर्णमाला पूरा लिख लेना है। का, खा, ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा, मा। चलिए, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। बस यही है। हाँ अंतिम वर्ण था, इसके पहले हमको बताए थे। चलिए देखते हैं। अब इसका सिर्फ ट्रिक आपको याद करना है बस। अल्प प्राण बराबर आप याद कर सकते हैं, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतः अस्त। सिर्फ आपको इतना याद करना है, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतः अस्त, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म। आपको यही इतना याद करना है ट्रिक। अल्प प्राण बराबर 24, सॉरी अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतः अस्त, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म।
अब इसमें आपको करना क्या है, 135 का मतलब क्या है, 1 3 5, आप इसको क्रम रख दीजिए 2 3 और 4। आप देख रहे हैं क्रम से 1 2 3 4। 135 का मतलब होता है आपका आपके पूरे इतने वर्ण, आपके पूरे ये वर्ण और आपके पूरे ये वर्ण। इतना आपको समझ में आया? या आप कह सकते हैं पहला आप यहां से लेकर यहां तक ले लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसके बारे में आपको बाद में बता देंगे। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप बोलेंगे सर बोले पांचवा, यहाँ तो पांचवा कोई वर्ण ही नहीं है, तो इसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आप इतना देखिए, का से लेकर मा तक के बीच में पांचों वर्ण, यानी अनुप्राण आपका कौन सा होगा, का चा टा ता प, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग के एक एक वर्ण, ये आपके आ जाएंगे अनुप्राण में। आप लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, का चा टा ता प, उसके बाद ग ज ड द ब, उसके बाद अंगा इया अड़ा न म, ये हो गए 135। 135 खत्म, प्लस अंतास्त। अंतास्त का मतलब ये चार वर्ण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, या रा ला वा, आपके हो गए अंतास्त। अंतास्त बराबर 135 प्लस 135 सॉरी अल्पप्राण बराबर 135 प्लस अंतास्त, ये हो जाएंगे आपके। इसमें कुल कितने हो गए, 5 10 15, 15 4 19 वर्ण, और उसके बाद जो बचे 24। 24 मतलब दूसरा और चौथा, कौन कौन सा, खा घा छा इया ठा डा था धा फा और भा, टोटल हो गए 10, प्लस आपके ऊष्म सा हा 4 बराबर 14। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अल्प प्राणों की संख्या होती है, तो आपको पता है अल्प प्राणों की संख्या होती है 19। आपसे क्वेश्चन कर सकता है महाप्राणों की संख्या होती है कितनी होती है, तो आपको पता है इसकी संख्या होती है 14। हमें विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब इसके अगले टॉपिक पर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।